हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के बारे में आपने कुछ तो सुना ही होगा। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर हम आईएएस के पर्सपेक्टिव से देखें, आईएएस या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आईएएस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोई ले रखा है तो ठीक है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जीएस वगैरह में। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जो आते हैं तो देखते हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है। हमने ये देख रखा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है दूसरे वीडियोस में। ठीक है, पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में हमने जब बात करी थी तो हमने देख रखा था कि क्राइसिस क्या होता है। तो हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं। क्राइसिस में क्या हो रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ जा रहे थे, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स बढ़ जा रहे थे, सब कुछ महंगा होते जा रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था, इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे थे, लो हो रहे थे, मतलब बड़ी सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, इससे गवर्नमेंट के साथ साथ आम जनता को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह क्या है, इम्पैक्ट्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। बेसिकली क्या हुआ था एशियन रीजन्स में, जितने जैसे थाईलैंड हो गया, स्टार्ट तो ये जो क्राइसिस है थाईलैंड से ही हुआ था, लेकिन सिर्फ थाईलैंड इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ थी और एक दो कंट्रीज़ है। ये कंट्रीज़ कुछ मिल करके इन्होंने ना अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई कर रखे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इनके वहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। इनका कुछ बेस रेडी नहीं था, मतलब इन्होंने कुछ अपना बेस रेडी नहीं करा था। सिर्फ इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स हाई करके इन्वेस्टर्स को ट्रैक कर रहे थे और पैसे इनके वहाँ आ रहे थे, और इनकी जीडीपीज़ भी बहुत बढ़ रही थी। इनकी जीडीपी बढ़ रखी थी, जो कंट्री एशियन कंट्रीज़ हैं इनकी जीडीपी हो रखी थी 8% टू 12% तक जीडीपी इनकी बढ़ करके जा रखी थी। और अगर हम इसमें बात करें कि कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, ये कंट्रीज़ थी। इन लोगों ने अपनी जीडीपी में 8 to 12% की बढ़ोतरी देखी थी। और ये सारी चीज़ें हुई कब थी, 1990s के स्टार्टिंग में। तो इनका इस टाइम पे तो सब कुछ सही चल रहा था। ये वर्ल्ड बैंक वगैरह और आईएमएफ भी इनसे इम्प्रेस थे कि चलो इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन ये सब कुछ ऊपर ऊपर से था, कुछ बेस इसका रेडी नहीं हुआ था। इसी टाइम पे क्या हुआ था, 1990s के स्टार्टिंग में ही, अर्ली 1990s में ही, उससे पहले मतलब लेट 1980s तक यूएस में आ रखा था रेसेशन। ठीक है, लेकिन अर्ली 1990s में क्या हुआ कि इनका रेसेशन ख़त्म हो गया था। ठीक है, और इन्फ्लेशन इनके वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ ने भी ये कर रखा था कि अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर रखा था, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, और ऐसा हाई हुआ कि इन एशियन कंट्रीज से ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया वो। तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे वो यूएस में जा कर के इन्वेस्टमेंट्स करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इधर के जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनकी वैल्यू एकदम डाउन हो गई, इनकी करेंसी डेप्रिशिएट्स होने लगी, इनके वहाँ से सारे इन्वेस्टमेंट्स फ्लो आउट होने लगे। ये इतनी अट्रैक्टिव रह नहीं गई थी अब। ठीक है, और इन लोगों ने कुछ बेस तो रेडी करा नहीं था, सारे काम ऊपर ऊपर से कर रहे थे। तो यहाँ पे रेसेशन क्राइसिस आने के चांसेस बढ़ते गए। एक तो उस टाइम पे यूएस ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा था इन्फ्लेशन को कम्बैट करने के लिए। दूसरी एक और चीज़ हुई थी कि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है इनके एक्सपोर्ट्स स्लो हो गए थे, वो ग्रो नहीं हो रहे थे, लेस कॉम्पिटिटिव हो गए थे। और 1996 के टाइम पे ड्यू टू ग्लट इन द इंटरनेशनल मार्केट डिटेरियोरेटिंग देयर करंट अकाउंट पोजीशन, उनके करंट अकाउंट पोजीशन जो हैं वो डाउन हो रहे थे। एक और इवेंट हो गया लैटिन अमेरिका में, पर्टिकुलरली आफ्टर मैक्सिकन पीसो क्राइसिस 1994। जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स थे वो अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह ईस्ट एशिया में वहाँ से लगा रखा था, जो उसको पुल आउट करने लगे, अपने पैसे लेके जाने लग गए। तो इसकी वजह से एक और स्नोबॉल इफेक्ट आ गया, स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी वजह से, इन सारी वजहों की वजह से 1997 के मिड में बिल्कुल क्राइसिस की सिचुएशन बन रखी थी ईस्ट एशिया रीजन में। तो इतना समझ आया कि क्या स्टार्ट, एक स्टोरी समझ आई कि स्टार्ट किस चीज़ से हुई थी सारी चीज़ें। और सारा थाईलैंड परेशान था, मतलब जितनी कंट्रीज़ के भी नाम मैंने बताया सब परेशान थे। क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या क्या आया, कॉज अभी हम और देखेंगे कि क्या क्या था। ये एक स्टोरी हमने देखी, उसके बाद से ये सारी चीज़ें समझ आएंगी हमें। इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो नेगेटिव में जाने लग गया, करेंसी डीवैल्यूएट हो रही थी। इम्पोर्ट प्राइजेज जो थे वो इनके बढ़ रहे थे। देखो, करेंसी डीवैल्यूएट हो गई तो कुछ भी इम्पोर्ट करेंगे तो उनके लिए महंगा ही बनते जाएगा।
तो अपवर्ड प्रेशर था प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, फूड क्राइसिस आ रहा था, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, नॉन फूड प्राइसेस उतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे जितने ज़्यादा कि फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। इन्फ्लेशन कोलैप्स द स्टॉक मार्केट्स एंड बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स भी कोलैप्स हो रखे थे। बैंकरप्सीज की वजह से सेविंग्स खत्म हो रही थी एंड कंट्रीब्यूटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। बैंकरप्सी की वजह से क्या हो रहा था, बैंकरप्सी भी आ रखी थी क्योंकि सारे पैसे जा रहे थे। एक तो डिवैल्यूएशन हो गया और यूएस ने अपनी इकोनॉमी मतलब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो सारे इन्वेस्टर्स उधर जाने लग गए। और एक और चीज़ हुई थी कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना पैसा पुल आउट करने लग गई थी, ठीक है, तो बैंकरप्सी आना लाजमी है यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होने के बाद। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्रिएट होना और लॉस ऑफ सेविंग ये भी लाजमी बन जाता है यहाँ पे, मतलब कि ये हुआ था, ठीक है। लेबर्स जो थे, इनफॉर्मल लेबर्स बढ़ते जा रहे थे, कंपनीज नहीं रह गई थी, फॉर्मल जॉब्स से भी लोग निकल करके और इनफॉर्मल में जा रहे थे। जा क्या रहे थे, वो हो गया था ऐसा सिचुएशन कि फॉर्मल जॉब्स ही नहीं रह गई थी तो लोग इनफॉर्मल जॉब्स कर रहे थे, ठीक है। वेजेस, सैलरी ये सब जो है वो कम हो गई थी, पॉवर्टी बढ़ने लग गई थी, पॉवर्टी का लेवल बढ़ने लग गया था, इंक्रीज होने लग गया था। हमने स्टोरी एक तो सुनी थी, वहाँ से एक हम मोटा मोटा एक टॉपिक, अगर टॉपिक नहीं एक पॉइंट निकालें कि क्या था, वजह क्या थी, बेसिकली हुआ क्या था इन सारी चीज़ों की वजह से। करंट अकाउंट डेफिसिट हो रखे थे, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई थी वो क्या थी, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो रखा था, हाई लेवल्स ऑफ फॉरेन डेप्ट्स भी बढ़ रखे थे। सबसे मेन वजह तो डेप्ट है, सब लोग अपने पैसे निकालने लगे तो इंटरेस्ट रेट पे भी तो उनको करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट हाई कर रखा था तो उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे भी करना पड़ता, तो उसकी वजह से इनके ऊपर फॉरेन डेप्ट्स भी आ रखे थे। क्लाइमिंग बजट डेफिसिट्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे। एक्सेसिव बैंक लेंडिंग, इन लोगों ने लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा कर रखी थी, आईएमएफ से यहाँ से वहाँ से लेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रखी थी। नेक्स्ट, पुअर डेप्थ सर्विस रेशियो, इनके डेप्थ सर्विस रेशियोज भी बहुत बुरे चल रहे थे उस टाइम पे। इम्बैलेंस्ड कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्या आ रहा है क्या जा रहा है कुछ पता नहीं लग रहा था, सब कुछ एकदम तहस नहस मच रखा था। तो इतनी बात समझ आई। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे, मतलब ये कुछ इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ हैं। एक्सेसिव रियल स्टेट स्पेक्यूलेशन, और रियल स्टेट में कुछ ज़्यादा ही लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। मिसमैच बिटवीन फॉरेन करेंसीज, मतलब वही कि कौन सी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। यूएस की इकोनॉमी पूरी अप्रिशिएट हो गई थी, मतलब उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो रखी थी, और बाकी सारी कंट्रीज़ की जो करेंसीज थी वो डेप्रिशिएट होते जा रही थी, तो मिसमैच हो रखा था पूरी फॉरेन करेंसी में। मॉरल हैज़ार्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे बुरी तरीके से मॉरल हैज़ार्ड भी हो रखा था। एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ चल रही थी, इनके वहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही नहीं था, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे थे। काम इनके सारे बिल्कुल ऐसे थे कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए इनकी जीडीपी इंक्रीज हुई है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इनके में नहीं थी, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ है जो जिन्होंने इस क्राइसिस पे कुछ कहा है। अब बात करते हैं रोल ऑफ आईएमएफ। इतनी सारी चीज़ें चल रही थी तो आईएमएफ का क्या रोल था। इन आईएमएफ का रोल है कि कंट्रीज़ को स्टेबल करना, उनकी करेंसीज को स्टेबलाइज करना, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन लेके आना, रेसेशन हो या क्राइसिस हो, हर सिचुएशन में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हेल्प करते हैं। तो आईएमएफ का रोल क्या था यहाँ पे, एशियन कंट्रीज़ को स्टेबलाइज करने में। आईएमएफ सपोर्ट करता है हमेशा कंडीशनली, उनको कुछ होता है मतलब कि कुछ करो उनके लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो भी कहें उस हिसाब से काम करो, उसके बाद वो आपको फंड देंगे, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने कंडीशंस क्या क्या रखे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे इनको अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे। इसको दूसरे वर्ड में कह लो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेज। क्या क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या रिफॉर्म्स जो करने थे वो क्या क्या थे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस डेफिसिट, अलाउ इंसॉल्वेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फेल, एग्रेसिवली रेज इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना है, टैक्सेस को इंक्रीज करना है, और सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करना है। रीज़न वॉज दैट दीज स्टेप्स वुड रीस्टोर कॉन्फिडेंस। ये सारे क्या करेंगे, जो ये इन्होंने कंडीशंस बताए थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का, स्पेंडिंग को रिड्यूस करना है, टैक्सेस को इंक्रीज़ करना है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना है, सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करना है। तो इन सब की वजह से होता क्या,
रीस्टोर कॉन्फिडेंस इन नेशंस फिजिकल सॉल्वेंसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता, पेनलाइज इंसॉल्वेंट कंपनीज एंड प्रोटेक्ट करेंसी वैल्यूज, करेंसी की वैल्यू को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इन तरीक़ों से। IMF इंटरवेन टू स्टेम द क्राइसिस विथ लोन्स टू स्टेबलाइज द अफेक्टेड इकोनॉमीज, उनको लोन्स भी दिए, समथिंग 11.1 बिलियन करके ऐसे कुछ उनको लोन भी दिए थे इन कंट्रीज़ को, ताकि ये कंट्री जो है स्टेबलाइज हो जाए। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।